डर्मेटो जो स्किन पे सर्जरी करते हैं। ओके, डर्मेटोलॉजी एक ब्रॉड ब्रांच है, उसके बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं। तो आउट ऑफ उनमें से एक डर्मेटो सर्जरी। तो डर्मेटो सर्जरी मतलब फील्ड विच आई एम इन, तो मैं कई सालों से इसी को परस्यू कर रहा हूँ। और छोटा में अभी तक कोई डर्मेटो सर्जन नहीं है, सो आई एम द फर्स्ट एंड आलोक हॉस्पिटल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा एकेडमिक लाइफ का कि मैंने अपना एमबीबीएस जो हम एआईपीएमटी उस टाइम पे क्रैक करते थे, एआईपीएमटी क्रैक थोड़ा सा हेलो, आवाज पीछे तक आ रही है? पीछे वाले बच्चे हाथ उठाए, हो गया। पीछे वाले बच्चे हाथ उठाए। वेरी नाइस वंडरफुल। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपने मेडिकल करियर के बारे में ब्रीफ कंसेप्ट देता हूँ। इसमें क्या है कि हम लोग उस टाइम पे 2007 और 8 की बात है, एआईपीएमटी होता था, सीपीएमटी। तो उस टाइम पे ये क्रैक करके दो फेजेस में होता था, दैट इज स्क्रीनिंग एंड मेंस। एंड अभी तो मेरे हिसाब से आई गेस देयर इज ओनली वन एग्जाम व्हिच इज अ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, बट दैट टाइम इट वाज a screening which was an MCQ and later on it was mains जो कि theoretical written paper होता था। So after that I went into कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो कि मणिपाल में है, कर्नाटक स्टेट में। मणिपाल से सब लोग समझते हैं कि यार सिक्किम मणिपाल तो नहीं है या फिर कोई दूसरा, एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ मणिपाल व्हिच कम अंडर वन एंटिटी। यूनिवर्सिटी इज मणिपाल यूनिवर्सिटी, द कॉलेज इज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, then I did my internship जो कि MBBS के करिकुलम के साथ होती है, which I did from कोटा itself, कोटा मेडिकल कॉलेज। रेजिडेंसी क्या होती है? रेजिडेंसी इज द पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन तो हमारी होगी MBBS, पोस्ट ग्रेजुएशन आई डिड फ्रॉम लखनऊ RML यूनिवर्सिटी से। देन फेलोशिप मैंने करी बैंगलोर से डर्मेटो सर्जरी में। तब से टैग लग जाता है डर्मेटो सर्जन का, उससे पहले हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट ही कहलाते हैं। एंड उसके बाद में कुछ ब्रीफ ट्रेनिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस ये सब करते हैं, तो ये बहुत ब्रीफ होती है, मैं ज्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मेडिकल करियर के बारे में तो ये बात होगी। अब बात ये करनी है कि आप अब अपनी जो एज ग्रुप है यहाँ पे, क्या एज ग्रुप है? 9th क्लास के कितने बच्चे हाथ उठाओ? ओके, तो मैक्सिमम 9th। 10th क्लास के कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे ऐसे जो 9th और 10th दोनों में है। अच्छा, 11th में कौन कौन हाथ उठाए? 11th में नहीं है, किताबों में घुसे हैं। 12th की कौन कौन है? नन। ओके, सो प्रिडोमिनेंटली अपने पास 9th एंड 10th क्लास के बच्चे हैं। तो अब 9th और 10th में हमारे लिए जरूरी क्या होता है? ये वो फेज होता है जब हम 8th से तो बड़े हो गए हैं, लेकिन हम उस पॉइंट पे हैं जब हमको डिसाइड करना है हमारा फ्यूचर, हमारा सब्जेक्ट, कि हमें करना क्या है, कि आगे जाके जो मम्मी पापा कह रहे हैं उसी को फॉलो करें, या फिर जो हम टीवी न्यूज चैनल यूट्यूब इन पे देखते हैं वो करें, या फिर जो खुद के मन में वो करें। है ना, ये सवाल सबके दिमाग में आता है और आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है ना, आना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपन जब भी इस लाइफ फेज में होते हैं तो अपन अधिकतर, क्योंकि हमेशा से सुनते आए हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की, तो एक फोकस माइंड हो जाता है। लेकिन इसमें जरूरी होता है कि हमें ना अपना माइंड ओपन रखना चाहिए, किसी भी तरह की लर्निंग कहीं से भी आए। ये जरूरी है कि वो स्कूल से ही आए या घर से ही आए या फिर इंटरनेट से ही आए, वो किसी भी नहीं कर सकते। आप कहीं शाम को निकले कुछ सामान खरीदते हैं, हो सकता है आपको रास्ते में कोई चीज ऐसी दिख जाए जो आपके लिए फर्स्ट टाइम हो, तो दैट इज अ लर्निंग पॉइंट। ये आपके लिए एक सीख है। आपको हो सकता है आप अपना मोटरसाइकिल या बाइक या कुछ भी चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, आपको स्पीड ब्रेक कराया, आपको ध्यान नहीं, आप जोर जोर चल गए, दैट इज अगेन अ लर्निंग थोड़ी। लर्निंग का मतलब कि स्पीड ब्रेकर से अपने को कितना टाइम देर पहले स्लो हो जाना है, दैट इज अगेन अ स्किल। तो ये सारी स्किल्स हमको लाइफ लॉन्ग एक्वायरमेंट, ये कोई भी ऐसा नहीं कि यार
आज मैं 40% पे हूँ, 100% मेरे को क्या 20 की एज में हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं सीखना नहीं। इट इज कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है, हमेशा सीखना है। इस तरह की गैदरिंग स्पेशली बच्चों के साथ बात करने में मुझे, मेरे लिए शायद पहला या दूसरा मौका है, तो दिस इज लर्निंग फॉर। नेक्स्ट स्लाइड। टेक्स्ट बुक्स, ये एक टॉपिक में थोड़ा सा ऐसा बता रहा हूँ जो हो सकता है टीचर्स को अच्छा नहीं लगे, स्टूडेंट्स को तो जरूर अच्छा लगेगा। टेक्स्ट बुक्स जो होती है वो हमको वो हर साल सेम चलती है, मतलब 10 या 15 साल में एक बार रिवाइज होती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ना नॉलेज से अपडेटेड रहे। बहुत तरह की इस तरह की नॉलेज होती है जो कि इवॉल्व कर रही है। इवॉल्व का मतलब कोई बता सकता है? चेंज कर रही है, डेवलप कर रही है। तो बहुत सारी इस तरह की जो नॉलेज है उसमें इवॉल्व होने के साथ साथ जो नॉलेज इवॉल्व हो रही है हमको भी इवॉल्व होना है। हमको अपना माइंड ओपन रखना है कि जो भी अपडेटेड न्यूज है उनसे जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है। और टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज नहीं है कि यार हमने सिर्फ एक वो पढ़ लिया, जो भी पैराग्राफ पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया या पूरी बुक पढ़ ली तो उतने में सीमित है। नो, इट हैज टू बी अप्लाइड प्रैक्टिकली। इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे? इट हैज टू बी अप्लाइड प्रैक्टिकली का एनीवन, कोई भी एक जना। अच्छा, प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है ये? इन रियल लाइफ, करेक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रैक्टिकली का मतलब आप जो भी सीख रहे हैं उसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीकेट करें, कैसे यूज करें, कैसे अपने फेवर में उसको यूज करें। अपने फेवर का मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाए, बट फॉर द ग्रेटर गुड। कभी भी कोई चीज हम करते हैं वो ऐड होता है हमारे वैल्यूज। तो हम जो भी अपने टेक्स्ट बुक से सीख रहे हैं, मान लो हमने 10 स्टोरीज पढ़ी, उनके जो कंक्लूजन है वो याद कर लिए, क्या एग्जाम में आएगा तो ये लिखते, बट हमने उसको अपने में किस तरह से यूज किया डेली लाइफ में, वो बहुत जरूरी है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इससे क्या होगा ना कि आप जब एग्जाम में जाएंगे अपने आंसर्स देखने या कुछ भी एनी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब वो चैप्टर पढ़ा होगा, आपके वो अंदर, आपने प्रैक्टिकली अगर उस चैप्टर को किसी भी तरह से यूज कर लिया। मान लो कोई आपने ऐसा चैप्टर पढ़ा जिसमें एनिमल्स थी, जिसमें कोई एनिमल रिलेटेड कोई स्टोरी थी, तो आप जब बाहर जाओगे, अगर आपने वो एनिमल रियल लाइफ में देख लिया तो आप उसको रिलेट कर पाओगे, वो स्टोरी याद करके। तो आप जब एग्जाम में वही चीज अगर उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको वो इमेज दिखेगी पहले, और आप ज्यादा अच्छा एक आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा ऊपर से कट हो रहा है, देखो इसमें टॉपिक का मतलब बताता हूँ। नेवर रेटाफाई बुक्स एंड आंसर्स, ऑलवेज मेक योर ओन आंसर। रेटाफाई का मतलब क्या होता है? कौन? रट्टा मारना, है ना, सब लोग करते हैं। देखो रट्टा मारना खराब नहीं, कभी ना कभी करना पड़ता है। रट्टा मारना ऐसी चीज है जो कि अपन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्या चीज रटना है वो भी बहुत जरूरी है ना। देखो मेडिकल फील्ड से मैं हूँ, शायद मुझसे ज्यादा रटने की स्किल कोई नहीं रखता, है ना। हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन चलता है, लेकिन कैसे उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखना है, कि याद रखना है कि सही टाइम पे अपने को याद आए, उसके लिए रटा इतना अच्छा टूल नहीं होता। उसके लिए टूल होता है इमेजिनेशन। आप कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो आगे भी आएगा। एनाटॉमी एक हमारा सब्जेक्ट होता है एमबीबीएस में, है ना। एनाटॉमी किसी ने सुना है नाम? किसने सुना है? आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? और कोई बता सकता है एनाटॉमी? स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, पूरी सब कुछ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ बताओ। स्टडी ऑफ सेल, वो सेल्यूलर बायोलॉजी है ना, उसको अपन टिपिकल टर्म में देते हैं, वो सेल्यूलर बायोलॉजी। और भी बता सकता है एनाटॉमी का मतलब? हाँ बताओ तो। वेरी नाइस, ये राइट आंसर है।
बॉडी स्ट्रक्चर, यानी स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। अब फर्स्ट ईयर जो होता है हमारा कॉलेज का, उसमें फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जब तक अपने को शरीर का अंग पता नहीं होगा कि भाई अंदर क्या है, बाहर क्या है, कहाँ क्या है, क्या नहीं है, तब तक अपन बॉडी को पढ़ नहीं सकते मेडिकल साइंस। तो हमारा सबसे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटॉमी होता है, और उसमें इतना रट्टा लगाना पड़ता है, इतना रट्टा लगाना पड़ता है, मतलब आधे से ज्यादा लोग उसी में परेशान रहते हैं, मतलब पूरे साल भर। तो अब उसको कैसे याद किया जाए कि यार अपने जैसे आर्टरीज है, आर्टरीज होती है जो कि ब्लड को कैरी करती है बॉडी में, ओके। तो आर्टरीज के नाम याद करने पड़ते हैं पूरी बॉडी, और कम से कम नहीं तो 1000-2000 आर्टरीज होती है पूरी बॉडी। हर बॉडी पार्ट में कहाँ पे कौन सी आर्टरी है, ये याद कैसे किया जाए? तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप जब उसको विजुअलाइज करते हो, आप बार बार उसके ना डायग्राम करते हो, ओनली डायग्राम, कुछ मत आप थ्योरेटिकल मत करो। जब हम थ्योरेटिकल पैराग्राफ पढ़ते हैं कि अच्छा भाई हेड में या फिर हाथ की बात करें, हाथ में इतनी इतनी 20 तरह की आर्टरीज है, तो कभी जब भी याद करने की कोशिश करते हैं कभी याद नहीं हुआ, हमने 3-3 महीने बर्बाद कर दिए इस पे। लेकिन जब हम उसकी फोटोग्राफ देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तब हमको दिखता है कि अरे यार ये आर्टरी यहाँ जा रही है, इसलिए इसका मतलब ये है क्या? ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी यानी आर्म से जो जा रही है, एक्सिलरी आर्टरी यानी एक्सिला आर्मपिट से जो निकल रही है। तो इस तरह से हमको याद होता है। दूसरा तरीका होता है कि एक तो हम जब विजुअलाइज कर लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है जब उसको हम एनाटॉमी में डिसेक्शन करते हैं। डिसेक्शन का मतलब कौन बताएगा? डिसेक्शन का मतलब यस, कटिंग ऑफ बॉडी। उसमें डेड बॉडीज होती है, मेडिकल साइंस में तो ये सुनते ही हो, जिसकी भी बायोलॉजी रेडी हो जाना, है ना। और इसमें जब भी डेड बॉडीज को डिसेक्शन करते हैं, उस टाइम पे जब वो आर्टरी हम देखते हैं लाइव, फिर हम कभी नहीं भूलते। एनाटॉमी में डिसेक्शन का मतलब ये है। चलो, तो बेसिकली ये मेरा सिग्निफिकेंस था कि हमें रटना तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग तरीके से रट सकते हैं। हम उसको इमेजिन करके रट सकते हैं, हम उसको विजुअलाइज करके रट सकते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके रट सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं कुछ। नेक्स्ट वाला। अच्छा, अब अपन कई बार इस तरह के लोगों से बात सुनते हैं कि यार स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वही खराब है, क्यों? है कि नहीं? अब मैं थोड़ा सा इसको इसका डिसेक्शन करता हूँ इस बात का। देखो, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का डेफिनेटली बाकी कंट्री से हो सकता है पीछे हो, लेकिन खराब नहीं है। पीछे है, थोड़ा सा पीछे है, खराब नहीं है। क्यों? अब अपन ही सोचते हैं कि यार अगर मान लो जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे यार मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है? जब आपका इंटरेस्ट एक बार डिसाइड हो गया, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? यही सोचते हैं अपन कि यार अब सिविक्स क्यों पढ़ूंगा, है ना। अब मुझे जाना मेडिकल में, या फिर अगर मुझको मान लो कॉमर्स लेना है, तो कॉमर्स वाले को बायो क्यों पढ़नी है? क्या जरूरत है बायो पढ़ने की? उसके आगे कहाँ काम आएगी? बट एक बात याद रखना, देखो एजुकेशन का पर्पस समझना जरूरी है। पर्पस मैं भी सब लोगों से पूछूंगा कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, वो आगे की स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं जो ये बताना चाहता हूँ वो ये है कि सारे सब्जेक्ट्स जो है, जो भी अपन पढ़ते हैं पूरे स्कूल के करिकुलम में, नर्सरी से लेकर 12th तक के, वो सारे सब्जेक्ट हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। और ये चीज अभी रियलाइज नहीं होगा। अभी जैसे तुम लोग मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ के तुमको लगे यार क्या फायदा, लेकिन मैं आज के टाइम पर मेरे पास कुछ ना पुरानी मेरी स्कूल की किताबें रखी हुई हैं, और मैं कभी इसमें सामान निकालता हूँ तो मुझे वो पुरानी किताबें दिखती हैं। मैं अगर उसको खोल के एक बार देखता हूँ तो मेरे 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं, और मुझे लगता है कि यार ये उस टाइम पे अगर ध्यान देने से तो कितना अच्छा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब लोग हिस्ट्री में एकदम घुस जाओ, बट उसमें इतने जो भी स्टोरीज है दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बाद में ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी। अभी तो क्योंकि एग्जाम देना पड़ रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं रखती है। आपका कोई भी और सब्जेक्ट है, जैसे मान लो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना भी बहुत पड़ता है, मोर ऑफ थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल में सिर्फ जो लैब में कर रहे हैं उतना समझ में आता है।
लेकिन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बाद में पता चलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो मेडिकल फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनफैक्ट उसमें आईआईटी में भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ मेडिकल साइंस और आईआईटी की बात नहीं करूंगा। मेरे को चाहिए कि इस रूम में से, ठीक है, 60% अगर जो बच्चे हैं वो बायो और मैथ्स लेना चाहते हैं, तो 40% ऐसे भी हो जो दूसरे फील्ड की तरफ सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फोकस सिर्फ वो होना चाहिए जो आपने सुना है। आपको अपना खुद का दिमाग भी लगाना है अपने आगे की लाइफ के लिए, कि भाई अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट हो सकता है। मैं इसमें अपना भी एक स्टोरी बताऊंगा छोटी सी। अगर कोई बैडमिंटन खेल रहा है और बैडमिंटन में अच्छा करता जा रहा है डे पर डे, थोड़ा इंटर कॉलेज, इंटर क्लास कंपटीशन जीते, फिर इंटर स्कूल खेला, इंटर स्टेट गए, फिर नेशनल का भी चांस मिल गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमारे स्टडीज की वजह से, एग्जाम की वजह से हमको उस चीज को पीछे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका मन ऐसा बन गया है कि नहीं, मैं सबसे अच्छा मेरी लाइफ में अगर कुछ कर सकता हूँ तो वो बैडमिंटन है, तो फिर आपको दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं। तो फिर आपको वही फोकस करना है। और ये चीज रियलाइज करने के लिए अभी नहीं, ये 2 साल, 9, 10, 11 तक आप पूरा अपने आप को इवेल्युएट करो। कभी भी हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है कि नहीं यार अपने को आज ही डिसीजन बनाना है कि क्या करना है। नहीं, इट शुड बी एन एवर इवॉल्विंग डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रीवियस स्लाइड, इसकी स्लाइड करिए। अच्छा, इसको कौन जानता है, ये कौन है, क्या नाम? स्टीफन स्टेज। ठीक है, ये तो उसका एक कैरेक्टर है जिसने मार्वल में प्ले किया है ना। और शर्लॉक होम्स, वेरी राइट, वेरी गुड। और इसका कोई असली असली नाम जानता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, बेनेडिक्ट कम्बरबैच। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की शर्लॉक की एक सीरीज आती है। शर्लॉक किसने देखा है? ओके, ओके, कुछ लोगों ने देखा है बट अधिकतर लोगों ने नहीं देखा। मैं बताता हूँ शर्लॉक कौन है, क्या है। शर्लॉक होम्स एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, इंग्लिश कैरेक्टर है, जो जाना जाता है अपने डिटेक्टिव स्किल्स के लिए। अब उसकी डिटेक्टिव स्किल्स इतनी डेवलप क्यों है? कठिन से कठिन केसेस, मर्डर मिस्ट्रीज, वो सब बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है ना। क्यों कर पाता है? उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो आपको भी आपकी फील्ड में हेल्प करेगा। शर्लॉक होम्स ने अपने क्या किया है, माइंड को एक बहुत बड़ा स्कूल बना लिया है। उसने अपने माइंड के स्कूल में अलग अलग क्लासरूम बनाए, अलग अलग कमरे बनाए, जिसको वो अपना माइंड स्पेस कहता है, माइंड पैलेस या माइंड स्पेस। सीरीज में उसको माइंड प्लेस कहता है। उसमें वो जो रूम्स बनाता है वहां पे ना सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे मान लो कहीं भी वो गया, उसने जैसे मान लो आज मैं स्कूल आया, तो स्कूल में मैंने जो जो भी देखा वो उसको स्टोर करके एक कमरे की ड्रॉर में फिट कर देता है और छोड़ देता, भूल जाता है। फिर इस तरह से वो करता रहता है ये चीज। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस के साथ में ये इतनी परफेक्ट हो सकती है कि आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो फिर बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगी। अब क्या होता है, वो ये चीज करके भूल गया, फिर वो जब भी कहीं और जाता है और उस बारे में बात होती है कि भाई स्कूल में कितने क्लासरूम, जैसे कि भाई 10 क्लासरूम, 10 क्लासरूम में जब भी वो देखता हुआ जाता है तो उसकी नजर किसी भी चीज पर पड़ती है। मान लो 20 बच्चों पे पड़ी, तो उसे हर 20 बच्चे में से एक एक बच्चे की शक्ल याद रहेगी। और अगर उसने कुछ, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ बोल रहा है और वो आवाज उस तक पहुंच गई, तो वो क्या बोला था वो भी याद रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि वो हर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है एक माइंड पैलेस के ड्रॉर में, कैबिनेट में, कहीं पर भी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है अपना वो बनाने के लिए, याद रखने के लिए कुछ भी। इसमें दूसरी चीज ये जो करता है वो, जब ये ड्रॉर्स को वो ओपन करता है उसको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये चीज ना प्रैक्टिस से आती है। अपने को लगता है कि यार हम तो इतना याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, लर्न करते रहते हैं, लेकिन हमें तो जब चाहिए होता है, एग्जाम आता है, तब तो याद ही नहीं आता कभी।
क्यों? क्योंकि अपन ड्रॉर्स को बार बार खोल खोल के नहीं देखते। ड्रॉर खोलने का मतलब क्या है? रिवाइज। अब ये चीज अपने को स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अपने को स्टार्टिंग में हो सकता है 5 या 6 बार वो ड्रॉ खोलनी पड़े, बट जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी ड्रॉ खोलने की, हो सकता है 3 बार में काम हो जाए, हो सकता है 2 बार में काम हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को ना एक पैलेस के फॉर्म में इमेजिन करो, और उसको अलग अलग रूम्स में, अलग अलग हॉल में आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप उस पैलेस में चल रहे हो। आप हॉलवे में जा रहे हो, आपके पास राइट साइड में 5 कमरे हैं, लेफ्ट साइड में 5 कमरे हैं। तो उस कमरे में आप जाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट्स की वाइज कर लो, जैसे फिजिक्स का एक कमरा है, उस कमरे में फिजिक्स है। अगला कमरा केमिस्ट्री, अगला कमरा बायो है, अगला मैथ्स है। इस तरह से ओपन कर लेंगे तो अपने को अपना माइंड को ऑर्गेनाइज करना इजी होगा, फिर मिक्सिंग अपनी होगी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये मिक्सिंग की वजह से हम लोग कंफ्यूज है। हमें फिजिक्स में केमिस्ट्री आ जाती है, केमिस्ट्री में बायो आती है। ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए माइंड स्पेस को डिवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम यही, खैर एक डिफरेंट टॉपिक इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो लोग भी आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर ड्राइंग है या क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जो करियर है वो कम रहेगा। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स बाद में आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट बाद में सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। हम कभी भी ये ना सोचें कि यार मेरे को तो इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बहुत एक बेसिक चीज में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे तो इलेक्ट्रिकल या फिर ये चीजें समझ में ही नहीं आती हैं, मुझे तो सिर्फ मेरे को गाड़ियों में इंटरेस्ट है, व्हीकल्स में। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड होता है। तो इस तरह से हम जो भी इंटरेस्ट है उसका बहुत मैग्नीफाइड वर्जन अगर देखें, तो हर का एक एक जॉब और अपने जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो ड्राइंग के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ये स्लाइड का सिर्फ इम्पोर्टेंस ये है दैट वी शुड नॉट वेन एवर ड्राइंग समथिंग। ये स्पेसिफिकली जो लोगों को ड्राइंग पसंद है, अरे मेरे को पता है आधे ज्यादा लोगों को ड्राइंग पसंद नहीं होती है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज अ सब्जेक्ट विच इज नॉट taken into account during exams, but it should. The importance of drawing is to develop creativity among students. अब क्या होता है, हम लोग की आदत होती है कि जो ड्राइंग बुक है, we just have to copy whatever drawings are there in the drawing. यही करते आए हैं अभी तक। क्यों भाई? है कि नहीं? अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ड्राइंग बुक से कॉपी करने में हमको कुछ नहीं करना है, जो बना हुआ है एज इट इज बना दिया, एज इट इज कलर कर दिया, एज इट इज उसको चेक करा के आ गए। बट फायदा कब है, कब हमको ये चीज हेल्प कर सकती है? व्हेन वी स्टार्ट ड्राइंग थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक। वी कैन ड्रॉ थिंग्स व्हाट वी सी विद आवर आईज, नॉट ऑन पेपर, इन रियल लाइफ। अगर मैं डीएवी स्कूल के सामने वाली रोड पे खड़ा हूँ, हाउ डू आई विजुअलाइज डीएवी स्कूल? आई कैन ड्रॉ दैट। हाउ डू आई विजुअलाइज कोई एक एनिमल देखा, मान लो अपन ने देखा कि यार सड़क पे एक गाय खड़ी है, एंड अगर हमारा इंटरेस्ट है तो वी कैन जस्ट ड्रॉ वेरी रफ डायग्राम ऑफ अ काउ। तो दिस डेवलप्स द क्रिएटिविटी। ये चीज अभी तुम लोग के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली पता चलेगा कि यार ये एक ऐसा बटन था जिससे ना क्रिएटिविटी का स्विच ऑन हो जाता है, एंड इट हेल्प्स यू फर्दर आल्सो इन लाइफ। आपकी क्रिएटिविटी जब इंटैक्ट रहती है, यू आर एबल टू फिगर आउट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट। कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि हमारे लिए फर्स्ट टाइम होती है, अब उसका सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें खुद भी ढूंढना है। सबकी प्रॉब्लम्स अपनी खुद की अलग अलग होती है, ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ सबकी सेम प्रॉब्लम है, कम होता है ऐसा। मोस्टली एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैज गॉट देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस टू सॉल्व। सो व्हेन यू हैव दिस प्रॉब्लम्स क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू कैन डू इज आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। दैट इज वेन इट हेल्प्स। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब मैंने बताया था, पूछा था एक सवाल सबसे कि व्हाट इज द रियल, आप पिछली स्लाइड करिए, रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो उसमें कौन बता सकता है व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन? बताओ। हम चीजों को डेली लाइफ से कोरिलेट कर सके और कोई यूज कर सके। ओके,
दिस इज वन पर्सपेक्टिव. एनीथिंग एल्स? बताओ. वापस बोलो. To gain knowledge for future development and existence of human beings on earth. ये डेफिनेशन कहीं लिखी हुई है क्या? अच्छा, क्योंकि ये मैंने भी सुनी हुई है. आई हैव हर्ड दिस. ओके, एनीथिंग एल्स? कोई भी और जना, एक जना और बताओ. पीछे से कौन बताएगा? हाँ भाई, येलो शर्ट. हाँ हाँ, तो बताओ बताओ. व्हाट डज एजुकेशन मीन? हाँ, टू shape us into a better human being. Okay, correct. हाँ बताओ. to get more knowledge. Okay, ठीक है. एजुकेशन के ये सारे जो पर्पस है, जो भी आपने बताया, इनमें से कोई भी गलत नहीं. ऑल ऑफ देम आर राइट. बट एक सिंगल बड़ी सिंपल सी चीज अगर अपन बात करें, सो व्हाट डज एजुकेशन रियली डू और क्यों इम्पोर्टेंट है? इट गिव्स अस द टूल्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड व्हिच इज आउटसाइड ऑफ अस. हमारे बाहर की दुनिया को समझने और जीतने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है. बट एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग. एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग. ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा. जो भी बच्चे अभी सो रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं या फिर इधर उधर घुमा गए, उनके लिए लास्ट की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जरूर सुन लेना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड. सो यही चीज मैं बता रहा था. व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन? इट गिव्स यू टूल्स टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द आउटसाइड वर्ल्ड. नेक्स्ट स्लाइड. ये इस बारे में बात कर चुका हूं. एवरी सब्जेक्ट इज एसेंशियल एट सम पॉइंट इन लाइफ. प्रोबेबली नॉट राइट नाउ, बट समटाइम डेफिनेटली. जैसे मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री है, सिविक्स है. सिविक्स एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता था, बट एज यू ग्रो इन लाइफ आपको वो सारी चीजें याद आएंगी जो आपने सिविक्स की किताब में पढ़ी, एंड यू विल वांट टू विजिट इट अगेन. आप चाहेंगे कि यार अगर वो वाली किताब मेरे पास सामने एक बार दोबारा आ जाए तो मेरे को चीजें समझ में आ जाएंगी. अभी तक इवन टिल टुडे adults 30, 40, 50 years के एज ग्रुप के लोग भी they are not able to understand politics. उनको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है कि भाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, क्या, हाउ डज गवर्नमेंट वर्क, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द हायरार्की. एंड व्हाई इज इट दैट? बिकॉज इट इज नेवर टॉट आफ्टर स्कूल. सो देखो, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, once we understand that, it will be very easy for us to comprehend all the politics which is going around us in India, and that is important. Politics is not something to be ignored. वो हमको जरूरी है. कौन सी सरकार का कौन से स्टेट में है, क्या अपने को उनसे फायदे मिल रहे हैं, क्या चीज बदलनी चाहिए. We should have our minds open to that as well. Next slide. Okay, so this is again something थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ. Our mind is not even used 10% of its full capacity. Make partitions, जैसे कि मैंने बताया, focus on one or two things at a time. Do not become too overwhelmed with different things. Keep things simple. किस किस को पता था कि हमारा ब्रेन 10% की कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं करता? वेरी गुड. ये एक ऐसा मिथ है जो कि हम सुनते आ रहे हैं. 10% नहीं है, 11%. मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ. मेडिकल या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसमें छोटी छोटी चीजें देखी जाती है. वेरी स्मॉल थिंग्स मैटर. सो बेसिकली 11%, हम 11% से ज्यादा ब्रेन आज तक यूज नहीं कर पाए. मैक्सिमम आइंस्टीन का बोलते हैं. आइंस्टीन जो साइंटिस्ट है, उसने 11 या फिर शायद 13% तक वो यूज कर पाता था. सोचो, हमारा 80%, 90% ब्रेन अनयूज है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी कैपेसिटी यूज नहीं हुई. अगर हम उसको यूज कर लें तो हम क्या क्या नहीं कर सकते. मैं इससे रिलेटेड आपको एक मूवी बताता हूँ. किसी ने लूसी मूवी का नाम सुना है? सुना है? देखी भी है? वंडरफुल, वंडरफुल. उसमें लूसी मूवी में वो माइंड कैपेसिटी वाला याद है किसी को? चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए.
उसमें एक फीमेल कैरेक्टर होती है, एक एक्ट्रेस होती है, कौन? स्कारलेट जॉनसन, करेक्ट, ब्लैक विडो। हाँ, ये सबको पता है। तो स्कारलेट जॉनसन जो उसमें फीमेल एक्ट्रेस है का, वो ना कोई एक दवा खरीदती है ना, कोई गलती से एक दवा खरीदी है, और उससे क्या होता है, उसके ना माइंड कैपेसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। माइंड की कैपेसिटी यूज करने की जो है 100% वो तो वही रहेगी, लेकिन वो कितना यूज कर पा रही है एवरी डे में, उसको वो रियलाइज कर लेती है। तो जैसे ही 10% के ऊपर हो जाती है, जैसे 20%, तो वो रियलाइज करती है कि मैं ज्यादा चीजें समझ पा रही हूँ, ज्यादा चीजें याद कर पा रही हूँ। तो जैसे ही वो 30% में पहुंचती है, वो देखती है कि मेरे को नई नई लैंग्वेजेस समझ में आ रही है बिना सीखे भी। यानी हमारे अंदर ऑलरेडी इतनी नॉलेज इकट्ठी हो रखी है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। कहीं पर भी आपने अगर बस मान लो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में भी सुन लिया, तो उससे भी आप कैसे पूरी फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो, वो कैपेसिटी भी अपने अंदर है। स्पेनिश, वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस सीख पाती है। 30% के बाद में जब वो 50% में पहुंचती है, तो वो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर के साउंड सुन पाती है। क्योंकि वो एग्जिस्ट तो कर रही है, साउंड वेव्स हम जानते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है उनको कॉम्प्रिहेंड करने की, उनको सुनने की। तो अपनी अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, वी आर एबल टू हियर देम एज वेल। 50, 60, 70% जब उसकी ब्रेन कैपेसिटी पहुंचती है, वो जो टीवी के और रेडियो के और इंटरनेट के जो रेडियो वेव्स हैं, उनको फील कर पाती है एयर में। मतलब लेवल समझो इस बात का कि जो चीज हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, सिर्फ हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, वो उस चीज को प्रैक्टिकली देख पाती है, फील कर पाती है। और 70-80% तक पहुंचने पे तो वो उनको मैनिपुलेट भी कर पाती है, चेंज कर देती है। अगर मान लो यहाँ से बैठे मुझे यूएस में किसी को कोई वो दे रहा है, मैसेज दे रहा है, और मेरे पास फोन नहीं, नंबर नहीं पता मुझे, कैसे दे सकते हैं? मान लो वो इंसान रेडियो सुन रहा है, तो आई कैन मैनिपुलेट द रेडियो वेव्स एंड मेक दैट पर्सन हियर व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो ये कैपेसिटी अपने अंदर एग्जिस्ट करती है, ये उस मूवी में बताया है। हालांकि अभी अपनी साइंस इतनी आगे बढ़ी नहीं है कि इस चीज को प्रैक्टिकली पॉसिबल कर पाए। अभी हम 20% तक ही है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़े। बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये उस चीज में बताइए। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, पूछो। बचपन से आ जाओ, आओ आओ। वेरी नाइस। क्या नाम है तुम्हारा? आओ, योर मोस्ट वेलकम। राजवीर के लिए तालियां। बचपन से मैंने भी मतलब ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन अभी आधा साल पहले मैंने ये पढ़ा कि स्टडी कंडक्ट हुई थी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ये मिलते हैं। हाँ, और हमारा ब्रेन 100% भी वर्क करता है अपनी पूरी क्षमता के साथ, तो उसका बताओ। बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है। राजदीप ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसी स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया कि नहीं सर, वो 11%, 30% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मिथ है ना, और हमारा ब्रेन 100% ही वर्क करता है ना। तो ये कहाँ पे हमने पढ़ा? एक स्टडी में, ठीक है, ये हमने एक स्टडी में पढ़ा। अच्छा, अब इसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या है? क्यों क्यों जो राजवीर कह रहा है वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है? हाँ, क्या बोला? प्रूफ, सही डायरेक्शन, द राइट डायरेक्शन। देखो, दैट इज अ स्टडी, ठीक है। जब 11% की थ्योरी आई थी, दैट वाज आल्सो अ स्टडी। एक स्टडी पहले बहुत सारे फेजेस से गुजरती है, दैट इज वन पार्ट ऑफ पूरे कॉन्सेप्ट का, वन पार्ट कि भाई ये जो आप थ्योरी बोलते हैं कि 11% या 13% एग्जिस्ट करता है हमारा ब्रेन, इतना यूज कर पाते हैं, उसके अगेंस्ट एक स्टडी आई है तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम 100% यूज करते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप 100% यूज करते हो? क्या आपको लगता है कि आप जितना अभी लेवल है उससे ग्रो नहीं कर सकते? जैसे जैसे एज एडवांस होगी, आप नए नए एक्सपीरियंसेस लोगे, आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होगा। तो
बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज स्टिल इवॉल्विंग। तो करंट प्रैक्टिस अभी भी यही कहती है कि वी आर स्टिल यूजिंग नॉट मोर देन 13% ऑफ आवर ब्रेन। एंड आइंस्टीन के ब्रेन के भी बहुत इवैल्यूएशन हुए थे, तो उसी का अभी तक बताया गया कि मैक्सिमम परसेंटेज यूसेज आइंस्टीन के ब्रेन का था। एंड जो हम एक्सपैंड कर सकते हैं दैट इज अप टू जो अनइमेजिनेबल लेवल पर, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज अ स्टडी अंडर इवैल्यूएशन। जब इस तरह की कम से कम 50 स्टडीज आ जाएगी तब हमको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली हम लोग कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं। बट द करंट नॉलेज से कि 11 से 13% मैक्सिमम यूज किया गया है, ठीक है। ओके, नहीं प्रीवियस स्लाइड। मल्टीटास्किंग इज अ गुड एंड एसेंशियल स्किल बट नॉट मोर देन 2 to 3 टाइम्स थिंग्स एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग एक स्किल होती है जो कि हमको विद एक्सपीरियंस आती है, एंड जितना जल्दी आ जाए उतना जल्दी उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि हम अगर एक ही चीज पे फोकस करेंगे लाइफ में तो बहुत सारी चीज छूट जाएंगी। हमें एक चीज में आगे नहीं बढ़ना है, हमें 50 चीजों में आगे बढ़ना है। लेकिन हमें उन 50 चीजों को अभी से ही फोकस करना है, 2 या 3 चीजों पे फोकस करना। और फोकस किस पे करना है ये कैसे डिसाइड करना है कि भाई कौन सी एज में किस पे फोकस करना है। अभी हम बच्चे हैं तो हम अभी किस चीज पे फोकस करना है, जब बड़े हो जाएंगे जॉब लगेगी तो क्या फोकस करना है, वो लास्ट लाइफ वही सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो हमको स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज या किसी भी तरह का और हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं उनसे रहती है। ये वही पार्ट है जो मैं क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से हमारे ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट होता है जो कि हमें हैप्पी रखता है, जो हमें क्रिएटिव बनाता है। तो इफ वी एक्टिवेट दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, और वो चीज हमको हमारे स्टडीज में भी हेल्प करेगा, हमारे माइंड को फ्रेश करेगा एंड माइंड को रिसेप्टिव बनाएगा फॉर एनी नॉलेज, फॉर एनी इंफॉर्मेशन, फॉर एनी न्यू स्टडीज। सो हमको हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज इनमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए टू कीप आवर माइंड बिजी विद डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट टाइम, मिस्टेक्स तो यार हम सबसे ही होती है ना, और मिस्टेक्स करना बुरा नहीं है। बुरा क्या है? सेम मिस्टेक्स बार बार करना है। ओके, तो मिस्टेक जो होती है वो जब बार बार रिपीट हो, एक ही मिस्टेक अगर रिपीट हो रही है वो दिक्कत का काम है। अगर नई मिस्टेक्स हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक से तो यार अपन सीखते हैं, क्या दिक्कत है, करो। जितनी ज्यादा मिस्टेक करोगे उतना अच्छा है, इससे आगे वो चीज रिपीट ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। जो मैंने याद करने की टेक्निक्स बताई है उनमें ये चीज वही चीज दिखा रही है। एक एक तरफ हम देख रहे हैं अंधेरे में बुक्स पड़ी हुई है, दूसरी तरफ वही एक लड़का जब वो बुक्स पढ़ रहा है और उनको जब मेमोराइज कर रहा है तो हमको भी अच्छा लग रहा है, हमको भी देख के अच्छा लग रहा है कि यार वो कितना क्रिएटिव वे में सोच रहा है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। हमारे ब्रेन को हमें सिर्फ इतना क्रिएटिव बनाना है कि हम ना चीजें इमेजिन कर पाए और विजुअलाइज कर पाए। एक बार वो स्किल हमको अटेन हो गई फिर हम बहुत इजीली चीजों को याद भी कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, नए सॉल्यूशन, नए आंसर्स निकाल सकते हैं, एंड वो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम, फाइनली ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग टाइमिंग पे, डे एंड नाइट, दिसंबर जनवरी, गर्मी सर्दी पे अलग अलग चलता है। हम कभी तो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, कभी आलसी हो जाते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी बहुत खुश हो रहे हैं, कभी रोना भी आ रहा है। देखो, एक मेच्योर, मेच्योरिटी किसे कहते हैं? मेच्योर इंसान वो होता है जो कि अपना स्टेट ऑफ माइंड है वो कंपोज रखे, काम रखे, यानी किसी भी तरह का अगर ऑपोजिशन आए या फिर कोई अच्छी चीज हो उस स्टेट में बहुत ज्यादा खुश ना हो और बहुत ज्यादा दुखी भी ना हो। वो जो बीच का जो एक लेवल होता है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ किस किस ने अभी वर्ल्ड कप फाइनल देखा था? देखा था? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लड़कों को ज्यादा करते हैं, शाबाश। अच्छा, अब मैं एक चीज आता हूँ, ये क्वेश्चन सबके लिए है
यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस कौन कौन है? वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद। रोनाल्डो के नाम से सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे मेसी फैंस कौन कौन है? वेरी गुड। मैं भी मैं भी स्लाइटली मेसी फैन हूँ, है ना, बट मुझे रोनाल्डो भी बहुत पसंद है ना। अब दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग मेसी फैन। अब मेसी और रोनाल्डो में डिफरेंस कौन बता सकता है? थोड़ा यार अपन सुन लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अक्षय, अधीक्षित, अधीक्षित की बात सुनेंगे सब लोग, बहुत अच्छी चीज बताइए अभी, बताओ। ये ये जो है, ये डिफरेंस नहीं है, ये फैक्ट है। फैक्ट का मतलब है जो चीज थी, लेकिन ये उनके नेचर ऑफ प्ले को डिसाइड नहीं करता। चलो और कौन बताएगा? हाँ बताओ। वंडरफुल। ये भी फिजिकल एट्रीब्यूट है। फिजिकल एट्रीब्यूट यानी जो आपको दिखता है। उनके नेचर में डिफरेंस कौन बताएगा? बताओ। वापस थोड़ा जोर से बोलो। रोनाल्डो का नेचर बहुत अच्छा है, मेसी से बेटर, क्योंकि वो हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और सबको डोनेट करता रहता है। डोनेट करता रहता है। अच्छा, तो मतलब डोनेट करना एक अच्छी चीज है ना, इससे ये प्रूव होता है। हाँ बोलो। मेसी काम है और रोनाल्डो इन्वेस्टमेंट। ओके ओके, सो यू आर गेटिंग टू द पॉइंट राइट नाउ। अच्छा, वर्ल्ड कप का किसी ने पोर्चुगल वाला वो मैच देखा था जिसमें वो एक हेडर हेडर करने जा रहा था, बट नहीं नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस एक मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली पोर्चुगल और एक दूसरी टीम का मैच था, मुझे याद नहीं शायद मोरक्को या कोई दूसरी, उरुग्वे, उरुग्वे एंड पोर्चुगल का मैच था। एक प्लेयर ऐसा था जिसने, ब्रूनो फर्नांडिस नाम है उसका, उसने दूर से बॉल मारी और रोनाल्डो ने जंप करके उसको हेडर करने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो बॉल जो है वो गोल के अंदर चली गई और वो गोल हो गया। अब इस स्टेट में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किसने किया? रोनाल्डो। उसके बाद में जब रिप्ले देखा गया बार बार कि भाई ये गोल कैसे हुआ, किसने किया, कि भाई आखिरी में किसने उसको छुआ, तो पता चला कि रोनाल्डो ने तो बॉल छू ही नहीं की। मतलब उसने हेडर के लिए जंप किया था, बट ही डिड नॉट टच द बॉल। So basically it was, the goal was given to the player who first kicked it, यानी ब्रूनो फर्नांडिस। अब अगर इसी स्टेट में देखो, ये जो डिफरेंस है, दिस इज ओनली अ नेचर, अपने अंदर का नेचर, नेचुरल डिफरेंस, नॉट अ प्लेइंग कैपेसिटी। रोनाल्डो से अच्छा गोल स्कोरर आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ठीक है, बट द डिफरेंस वाज किसी और के गोल पे आप अगर अपना गोल सेलिब्रेट कर रहे हो, तो दैट shows कि भाई you want that goal to be yours। इसी जगह पे what happens, मैं एक बहुत बेसिक डिफरेंस खाना बता रहा हूँ। पेनल्टी अगर मिलती है, जिस भी टीम में मेसी खेल रहा है, what happens is कि मेसी एक तो पेनल्टी बहुत इजीली दूसरों को दे देता है, so that they feel confident that they are able to score goals as well। even और अगर यही चीज दूसरी टीम हो जिसमें रोनाल्डो है, तो रोनाल्डो डजंट वांट टू गिव, ये इनका फिजिकल नेचर है, उनका mental status है। So basically this is where the final victory lies, a state of calm and compose and a giving nature जो रहता है, that takes you very far, हमको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और वहीं पे हमारा अगर एटीट्यूड थोड़ा सा सेल्फिश है, दैट बिकम्स, वो हमारे लिए रुकावट बनता है कभी ना कभी। हो सकता है हमको इमीडिएट बहुत अच्छा लगता हो, बहुत खुशी मिलती हो, हैट्रिक मारी रोनाल्डो ने, बहुत अच्छा लगेगा, हैट्रिक मारी मेसी ने, बहुत अच्छा लगेगा, बट द अल्टीमेट गोल लाइज हु ग्रेटेस्ट ऑफ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, GOAT, जो एक वर्ड है, हमने सुना होगा यार, गोट, हु इज द गोट, हु इज द गोट, बट ये मेसी रोनाल्डो वर ऑलवेज ऑन द सेम लेवल, हमेशा से बराबर रहे, बट वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट किसी भी फुटबॉलर के लिए सबसे पीक मोमेंट होता है, उसके बाद में उससे ज्यादा कुछ अचीव करने के लिए नहीं मिलता है। So that happens only to people जो अपने आप को काम कंपोज रखते हैं, who have
giving nature, who wants to add something to the society. That is when you get the greatest of all time talent. Okay, next slide. रोनाल्डो वाले साइड में मेरे पास जरूर आना की बातें करेंगे। अच्छा, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। ओके, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग कि जो लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया वो सिर्फ इस चीज को ध्यान रखें। इसको तुम बताओ एक बार, एक रेड स्पेक्स। हाँ तुम उठो, हाँ तुम्हें बोलो संयम, संयम उठो एक बार इसको पढ़ोगे। अच्छा मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द टू फेजेस ऑफ लाइफ दैट इज स्टूडेंट एंड अडल्टहुड। अब आगे को पढ़ो। That is student and adulthood. Top three priorities are different in student life. It is health, education, and relationships. During adulthood, it's clarity, health, and relationships. अब ये एक डिफरेंस है बेटर वेरी नाइस। इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों है कि भाई हम जब स्टूडेंट हैं और जब अडल्ट हो चुके हैं तो हमारे लाइफ का पर्पस बदल गया है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। सी स्टूडेंट लाइफ जो होती है ये 18 साल तक स्कूल लाइफ होती है, उसके बाद 5 इयर्स ऑफ कॉलेज ग्रेजुएशन। तो हम ये मोटा मोटा मान सकते हैं कि भाई 23 इयर्स तक की स्टूडेंट लाइफ चलती है। उस टाइम पे देखो कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जो कि दोनों में है, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। ओके, अब स्टूडेंट लाइफ में अगर हमारी हेल्थ अच्छी चल रही है, हेल्दी बॉडी मीन्स हेल्दी माइंड, और हेल्दी माइंड मीन्स गुड एजुकेशन, या फिर हमारा याद करने का तरीका, या फिर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, वो सब अच्छा रहता है एक हेल्दी माइंड का। स्टूडेंट लाइफ में जब हम हेल्थ, एजुकेशन और रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं वो हमारी बिल्ड करता है क्लैरिटी को। व्हाट इज क्लैरिटी मीन? ये अभी जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे उसके लिए व्हेन यू पास आउट ऑफ कॉलेज तब आपके लिए जरूरी होगा व्हाट इज क्लैरिटी मीन। क्लैरिटी का एक दूसरा मतलब हम समझते हैं दैट मीन्स मैच्योरिटी। डिसीजन मेकिंग, आपको कब क्या करना है ये डिसाइड करना, दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स आपको अपना लाइफ का पर्पस समझ में आए कि आपको करना क्या है। आप भेड़चाल में नहीं, आप वो रैट रेस नहीं दौड़ रहे हो। यू नो दैट व्हाई आर यू हियर, व्हाई, व्हाट डू यू वांट टू डू। आप अपने काम एंड कंपोजिशन के साथ में यू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स, यू मेंटेन योर हेल्थ। बेसिकली आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर पाते हो, दैट इज क्लैरिटी। लेकिन वो क्लैरिटी अटेन करने के लिए स्टूडेंट लाइफ अच्छी होनी जरूरी है, एंड स्टूडेंट लाइफ में रिसेप्शन ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो दीज आर द बेसिक टू डिफरेंसेस। ये सब लोग जरूर याद रखें, और कुछ याद रखें नहीं रखें। पूरे आज के मेरे कुछ 15 16 18 स्लाइड्स में से कोई भी 2 स्लाइड पकड़ के याद कर लो इसके साथ। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू You want to ask something? Yes, what? तो यहाँ पे है कि ना हम मतलब IQ टेस्ट करते हैं, तो मैंने गूगल पे सर्च करा था, तो वो ऐसे स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्शन पे है, तो फिर इनको फॉर्मूला ट्रिक होते हैं। तो फिर ये भी कर सकते हैं कि किसी ने टेस्ट पढ़ी हो तो उसका IQ जान तो सकता है ना। आईक्यू टेस्ट जो होते हैं वो बहुत वैलिड टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडीज उनको बनाया गया है। ठीक है, आईक्यू टेस्ट। और तुमने बिल्कुल सही कहा कि हम किसी भी जगह का उन ट्रिक्स के साथ आईक्यू पूरी तरह से जज नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर भी एक अंदाजा मिल सकता है कि भाई अगर हम 10 लोग को बिठा दें और सेम टाइप के क्वेश्चन पूछें अलग अलग रूम्स में बिठा के, उनके रिस्पॉन्स से हमको ये पता चल सकता है कि इसका आईक्यू कितना है ना। बट दैट इज नॉट एवरीथिंग, वो हर चीज नहीं डिसाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश नोन एज यू कैन नॉट जज फिश। Can you repeat what the saying is? I'm not really
You cannot fight the cover. You cannot judge a book by its cover, and you cannot judge a fish ability how to fly. है ना? Fish की ability is to swim, है ना? And if we ask the fish to fly, we cannot expect कि यार वो dumb है. हम ये नहीं मान सकते कि यार उसको कुछ नहीं आता है या फिर वो stupid है. So basically we have to see किसकी क्या ability है, and that is what decides the IQ. अमेरिका में स्टेट्स में ना एक टीचर है जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या फिर एक डाउट राजवीर के दिमाग में आया वो ये है कि यूएस में या फिर कहीं कुछ ने कैसा पढ़ा या देखा जिसमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ब्रेन के सेंटर वाले पार्ट को, जो सेंटर में बहुत सारी चीजें हैं बट वन ऑफ देम इज हिप्पोकैम्पस, है ना? ऑल्दो उसकी बात नहीं है कि आंखें बंद करके भी बच्चे पढ़ लेते हैं या फिर रीड कर लेते हैं, जज कर पाते हैं. देखो ये चीज सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया में भी ये चीज वैलिड है. कैसे होता है ये बताता हूँ. गूगल पे सर्च करना सब लोग जाके राघव हिम्मत सिंघा, राघव हिम्मत सिंघा, ठीक है? राघव हिम्मत सिंघा एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जिसने क्या एबिलिटीज वो ट्रेन करते हैं छोटे बच्चों को, सो दैट उनकी बचपन से देखो एवरी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एवरी ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट अप टिल 7 इयर्स ऑफ टाइम. 7 साल की उम्र पे उनके ना मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं माइंड एंड बॉडी पर, और उसमें भी माइंड का मैक्सिमम डेवलपमेंट 3 इयर्स की एज पे होता है. 3 साल की एज, 3 साल की एज पे अगर बच्चों को ट्रेनिंग मिले तो जैसे कि मैंने बताया ब्रेन की कैपेसिटी को यूज करने का तरीका, तो उसको एक्सपेंशन कर रही है हमारी मेडिकल साइंस कि हाउ कैन वी एक्सपैंड द यूसेज ऑफ ब्रेन टू कॉम्प्रिहेंड नॉलेज, कैसे हम अपनी एबिलिटीज इंक्रीज कर सकते हैं. ये जो चीज है आंखें बंद करके पढ़ने वाली चीज, दिस इज नथिंग लेस देन सुपर ह्यूमन. जो हम आज तक ह्यूमन समझते आए हैं लेकिन हमारी कुछ एबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि हमें सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज दे देती. सो जो कि हम सुपर हीरोज देखते हैं इट इज नॉट मैजिकल. ऐसा नहीं है कि वो चीज प्योर मैजिक है. इट इज इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ वन सेल, दैट इज व्हाट इज सुपर ह्यूमन. तो ये जो कैपेबिलिटीज होती हैं ये डेवलप भी कर सकती हैं लेकिन अभी भी ना ये इवॉल्विंग फेज में, इसको पूरी तरह नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि इसमें फेलियर्स भी होते हैं. अब अपन 10 बच्चों को अगर ये ट्रेनिंग दें, हो सकता है उनमें से 5 ही आगे बन कर पढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं. 5 क्यों नहीं कर पा रहे, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर किसी के पास नहीं. तो अल्टीमेटली दिस इज अगेन ये एक ऐसी साइंस है जो कि ना एवर इवॉल्विंग है और धीरे धीरे मेरे हिसाब से 8 से 10 साल 15 साल में इसके बारे में पुख्ता खबर अपने को मिल जाएगी कि वेदर दिस काइंड ऑफ एबिलिटी इज पॉसिबल और नॉट. कुछ लोगों में अगर ये हो पा रही है तो ये सब में भी हो सकती है. So that is a question which needs to be answered. मेरे हिसाब से 10 से 15 साल में इस चीज का जब तक तुम अपना 25-30 चेक करोगे you will get your answer. तो मैथमेटिक्स मीडियम है, I can help you in that. तो जहाँ तक मुझे नॉलेज था this is possible but अभी भी इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं in everybody. तो जब ये सब लोगों में हम रेप्लिकेट कर पाएंगे that means it is a fact. You have a question? Just a minute. Let others take the chance. Okay.
Morning, sir. Yeah, please. Sir, I that so far I have heard about that doctor's life is so hectic. But all they do is they don't really get time to themselves and for extracurricular activities because the medical course is so lengthy. So many people personally. So many people have told you have to study all day. Creative side also. I like to do things apart from studies also. So I am kind of scared that do I have to really sacrifice because I can sacrifice, but do I really have to sacrifice everything for studies? Wonderful question. What is your name? सलोनी. ये जो सलोनी का क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा मेडिकल एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम ये सुनते हैं कि यार मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनने के बाद में लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाती है कि यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योरसेल्फ. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपना स्टॉप हो जाती हैं. हम कुछ फोकस नहीं कर पाते. स्टडीज करते हैं. स्टडीज इतनी ज्यादा स्टडीज होती है कि कभी कोर्स खत्म नहीं होता है और उसके बाद में डॉक्टर बनने के बाद में लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाती है कि दिन भर पेशेंट्स के बीच में ही चल रहा है. देखो इसमें दो आंसर. वन इज अ डेफिनेट यस और उसका रीजन बताऊंगा एंड द अदर इज अ पार्ट नो. ठीक है. अब व्हाई देखो डेफिनेट यस क्यों ये बहुत डिपेंड करता है कि इन विच फील्ड यू डू स्पेशलाइज. डॉक्टर बनने की देखो एमबीबीएस तक आपकी सबकी लाइफ सेम नहीं. जब आप उसके बाद में यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी डिफरेंट आपकी स्पेशलिटी होती है. यू वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट. अधिकतर सब लोग कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं. न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं. न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं. फिर जनरल सर्जन बनना चाहते हैं. फिर पल्मोनरी यानी टीबी चेस्ट वगैरह इसके डॉक्टर बनना चाहते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं. देन ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं. सबका बिजी रहने का शेड्यूल अलग है. आई वुड से देयर आर फ्यू ब्रांचेस जिसमें काफी हेक्टिक लाइफस्टाइल होती है. जिनमें टॉप अगर 3-4 की बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन, देन यूरोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. और फिर कोविड के टाइम पे हमने देखा जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं चेस्ट एंड टीबी वाले वो लोग बहुत बिजी रहते हैं. सो दिस इज डेफिनेटली देयर. लेकिन अल्टीमेटली अब बाय अ पार्ट नो दैट इज बिकॉज ये ना खुद पे डिपेंड करता है. ये सब खुद पे डिपेंड करता है. जो भी लोग ये बोलते हैं उन साफ सुनने से इनकार करो. दैट डज नॉट हैपन विद एवरीबॉडी. उनकी बात आप सुनो और अपना ओपिनियन बनाना नहीं है उस बात में. We just have to be respectful and listen to what people are saying. But we do not have to make our opinions based on other people's opinions. हमको हमारा ओपिनियन खुद बनाना है. मैं भी जब मेडिकल फील्ड में घुस रहा था मेरे को याद है 10th क्लास का टाइम था जब मैंने मेरे बड़े भैया थे जो कि एम्स में एमबीबीएस किए. अब वो तो एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल हो गए थे कि मैंने उनसे फोन करके पूछा कि भैया मेरी मेडिकल फील्ड देखो 9th तक तो कंफर्म था कि मुझे मेडिकल फील्ड ही लेनी है. बट बीच में मेरे को डाउट्स आने लग गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम क्वेश्चन विच सलोनी आस्क्ड कि भैया इतना बिजी नहीं होना है कि किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाए. बट उनका जो जवाब था उनका यही था कोई ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट स्टूडेंट एंड नॉट इन इंडिया इन यूएस. तो उनका ये जवाब था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ डज मतलब एक इंसान कैसे देखता है दुनिया को दूसरे इंसान का देखने का तरीका अलग ही. तो अपने की ओपिनियन मत बनाओ कि भाई डॉक्टर बनने के बाद में लाइफ बिजी होगी. डॉक्टर पर खूब टाइम मानो मेरी बात है ना. जरूर प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में आपको डिवीजन करने पड़ते हैं. आप में अगर इतना डिसिप्लिन है कि आप अपने टाइम को पे एक दीवार खड़ी कर सको कि यार अगर मेरा हॉस्पिटल का टाइम 11 बजे शुरू हो रहा है और शाम को 8 बजे तक चल रहा है
it should be 11 to 8, except for emergency. अगर emergency आ रही है, we have to be there always. किसी भी इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए हमें तुरंत पहुंचना जरूरी होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अपना टाइम एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन के साथ बाइंड रखें कि आज 11 से 5 काम करना है, वो हमारे ऊपर है, वो हमारी कैपेसिटी है. कई लोग होते हैं जो 24 घंटा काम करते हैं, 3 दिन तक 24 घंटा काम करते हैं. कुछ लोग होते हैं जो डेली बस 6 घंटा काम करता है और और उनकी सक्सेस भी उस पर डिपेंड करती है कि वो उस 6 घंटे में क्या करते हैं. एक होता है कि आप 6 घंटे में भी 2 घंटे बैठे रहे, 4 ही घंटे काम कर. एक होता है जो 24 घंटे में भी पूरे टाइम काम कर रहा है लेकिन इफेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, बस भाग दौड़ कर रहे हैं. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो काम करो उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए. एफिशिएंसी यानी इनपुट एंड आउटपुट का रेशियो. आउटपुट शुड बी ऑलवेज, शुड नेवर बी लेस देन इनपुट, या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा, तब एफिशिएंसी अच्छी होगी. सो आप मेडिकल फील्ड में जाते हो, बायो लेते हो, ऑल थ्रूआउट योर फेजेस, एमबीबीएस करने के टाइम पे, उसके बाद भी आप हर दूसरे दिन नई चीज सीखते रहो, है ना. अपने को बस ये करना है कि हम यार पिछले दिन से बेहतर करें आज, दैट्स इट. एंड इवन ड्यूरिंग स्टडीज ऐसा नहीं है कि भी हम लोग को अपने कॉलेज के टाइम पे या एमबीबीएस के टाइम पे डेली पढ़ना पड़ता था. हमारे एक हफ्ता हो जाता था हम पढ़ते ही, है ना. फिर एक हफ्ते बाद में जब आंखें खुलती है तब लगता है कि नहीं यार अभी पढ़ना जरूरी है. तो ये चीजें धीरे धीरे सिखा देती हूँ. मैं इनफैक्ट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में 5 साल में पास हुआ. मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, आई हैड फेल. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज वो फेलियर आपके लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए. इट शुड नॉट बी समथिंग जिसकी वजह से आप वो बहुत लोग होते हैं अगर फेल हो गए तो वो फील्ड ही छोड़ देते हैं. हमको ऐसा नहीं करना है. अगर हमको फेल होने में खुश हुआ करो थोड़ा सा, कि यार मेरे को एक मौका और मिला, इस बार बेटर करना है, बस. ठीक है. सो नथिंग लाइक दैट कि यार टाइम नहीं होता. बट डेफिनेटली आप एक बात बिल्कुल भी करें. मैं पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल टाइम पे एक मेरी ड्राइंग एंड आर्ट कैरिकेट जो सॉरी पोर्ट्रेट्स बनाने का हमको बहुत शौक था. ये चीज तो मैं वो चीज जब मैं 11th और 12th आई मैं वो परस्यू नहीं कर पाया. आई कुड नॉट डू इट. और फिर मुझे लगा कि यार मैं 11th 12th में नहीं कर पा रहा, मैं आगे जाके क्या करूंगा, इसका मतलब वो भी छूट जाएगा. बट व्हाट हैपेंड वाज जब मैं अपने कॉलेज में घुसा फर्स्ट ईयर के एंड से आई स्टार्टेड मेकिंग दोस स्केचेस अगेन. मैंने दोबारा बनाना चालू किया. एंड हमारी कॉलेज की एक मैगजीन होती थी, तो उस मैगजीन में हम लोग वो बना के छपवाने भेज देते थे. तो उससे बड़ा मोटिवेशन मिला. सो आई कंटिन्यू दैट. और कभी कभार अभी भी मौका मिलता है सो आई ट्राई टू डू दैट अपने इंटरेस्ट. एंड इनफैक्ट मैं स्पोर्ट्स में भी आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट. मैं टेबल टेनिस में आई हैव बीन अ नेशनल प्लेयर. तो ये चीज भी मेरे लिए स्कूल में, मैं 10th क्लास में अपने नेशनल्स के लिए गया था टेबल टेनिस के. फिर मैंने छूट गई थी 11th 12th. देन अगेन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ आई स्टार्टेड अगेन, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है कि बंद हो जाता है. you can always open all your hobbies again. ठीक है. Yes. The presentation was marvelous. So today's life, one of the fun and hunger that was nicely tapped by sun and so many years ago. We can't even imagine an environment. The doctor who is so busy can think, can visualize, can prepare such level of things for the students who are not at all is what they just now. He has not done he has so many other
Now, when we are busy about it, we manage this so much of time. So, creating is writing and any query you have, you can write on a paper and give it to us. Okay, don't have that with. We'll immediately reach out to sir to solve your case, your queries, and we will get the reply. Okay? This is also the answer the problems, the requirements, and the kind of session we require in the future too, so that we'll be taking this particular assignment as your asset. So from now, one by one we go from here. We'll be asking him, regarding some other session. So one by one we go from there. So we talk when? Just a second, आप लोग 2 मिनट बैठ जाए बस एक लास्ट की यार एक सेल्फी ले ली जाए क्या सब लोग आ रहे हैं